जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक की जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए साइंस की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसका ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप चैनल पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक की जो वैकेंसी है उसमें 60 नंबर का आपका साइंस आएगा और 40 नंबर का जीके आएगा। तो हम पहले ये 60 नंबर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के दाब या ताप में परिवर्तन के कारण उस पदार्थ के गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई पदार्थ मान लीजिए, अगर वो गैस से द्रव में बदल रहा है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन है वाष्पीकरण, अपक्षय, संघनन या फिर विस्थापन। जैसा कि आपको पता होगा, जब वो द्रव है, ठीक है, जब वो द्रव है और वो अगर वाष्प में बदलता है, अगर जो द्रव है वो चेंज होता है वाष्प में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, अपक्षय तो जमीन का होता है और संघनन होता है क्या, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को। जब गैस होती है और वो संघनित होती है, वो बनती है क्या, द्रव। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में परिवर्तन किए बिना ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई भी पदार्थ है आपका, अगर वो ठोस से सीधे गैस में चेंज हो रहा है, द्रव में नहीं बदलता, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या फिर गलन। वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव से चेंज हो रहा है किसमें, गैस में। संघनन क्या होता है, संघनन होता है आपका जो गैस है वो द्रव में बदलता है, तो उसको हम संघनन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन वो होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ है और वो अगर हम किसी कारणवश अगर उसके दाब में चेंज करते हैं, ताप में चेंज करते हैं या कुछ भी, तो वो गैस में बदलता है डायरेक्ट। ठीक है, जो ठोस होता है वो द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट गैस में बदलता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि एग्जांपल ले, अगर हम कपूर जब आप जलाते हैं तो डायरेक्ट वो ठोस रहता है पहले कपूर। ठीक है, जब जलाते हैं उसको तो डायरेक्ट वो गैस में चेंज होता है। ठीक है, वो द्रव में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है इसका वो कपूर है। और गलन, जैसे कि ठोस है वो बदल जाए द्रव में, तो उसको हम गलन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी और एल्कोहल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। पानी और अगर हम एल्कोहल, ठीक है, अगर इनको हम मिला दें तो फिर उनको अलग कैसे कर सकते हैं, दोनों को, पानी अलग और एल्कोहल आपका अलग। तो आपका ऑप्शन है निस्पंदन, अपकेंद्रण, वाष्पन या आसवन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आसवन। जो आसवन होता है उसके द्वारा ही हम पानी को एल्कोहल से अलग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समुद्र के पानी को शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जो समुद्र का पानी होता है आप जानते हैं खारा होता है। ठीक है, तो उसको हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं, किस प्रक्रिया के तहत। ऑप्शन आपका निस्पंदन, वाष्पन, आसवन या फिर अपकेंद्रण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, आसवन। ठीक है, आसवन जो होता है जिसको हम इंग्लिश में डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन, तो इसके द्वारा ही आपके समुद्र के पानी को शुद्ध किया जाता है। जो जहाज़ वगैरह होती हैं पानी की, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई जहाज़ है इंडिया से अमेरिका जा रही है, तो पानी वो स्टोर करके नहीं रखते, वो पानी जो है समुद्र का पानी ही प्योर करके पीते हैं। ठीक है, तो आपका जो आसवन है इसी प्रक्रिया के द्वारा ही समुद्र के पानी को
शुद्ध किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बर्फ का गलनांक कितने केल्विन होता है। प्रश्न है आपका कि बर्फ का गलनांक कितने केल्विन होता है। आपके ऑप्शन 273 केल्विन, 373 केल्विन, 273 केल्विन या -273 केल्विन। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब दो तरल पदार्थों के क्वथनांक भिन्न हों तो उन्हें अलग करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। मान लीजिए कि कोई दो लिक्विड, जैसे कि हम अभी बात किए थे पानी और एल्कोहल का, अगर हम दोनों को मिला दें और दोनों का क्वथनांक अलग अलग हो, ठीक है, तो उनको किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। आपके ऑप्शन निस्पंदन, क्रिस्टलीकरण, आसवन या फिर अपकेंद्रण। तो आपका जो सही आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आसवन। ठीक है। जब दो अलग अलग पदार्थों के टेम्परेचर अलग अलग हों, जब दो पदार्थों के क्वथनांक अलग अलग हों तो उनको हम आसवन के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कि परमाणु संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जो परमाणु संरचना है उसकी खोज किसने की थी। तो इसका आंसर आप में से बहुत लोगों को पता होगा। ऑप्शन आपके डाल्टन, बोहर और रदरफोर्ड और मेंडलीफ। ये बोर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोर भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोहर बोलते हैं। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन 4 है, परमाणु संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। इन्होंने एक सीट ली थी, उसमें इन्होंने अल्फा किरणों का बौछार कराया था और उसके आधार पर ही इन्होंने परमाणु की संरचना की खोज की थी। ठीक है। तो आपका सही आंसर है रदरफोर्ड, इन्होंने ही परमाणु संरचना की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है। ठीक है, अवोगाद्रो। ठीक है, इसमें अवोगाद्रो लिखा है, इसको एवोगैड्रो बोलते हैं। ठीक है। तो क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो इंग्लिश में है थोड़ा अलग है तो इसलिए अवोगाद्रो और एवोगैड्रो भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इस संख्या का मान कितना होता है। आपके ऑप्शन 3.014 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23, 9.81 इंटू 10⁻24, 1.602 इंटू 10⁻−19। तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। और आपको पता होगा, अगर आप ध्यान दिए होंगे, कि एवोगैड्रो संख्या का मान जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपका इसका सही आंसर होता है एवोगैड्रो संख्या का मान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोहे को के बुरादे को विषमांगी मिश्रण से किस तकनीकी के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोहे को जो है पीस लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसका बारीक बारीक दाना कर लेते हैं और उसको हम मिट्टी में डाल देते हैं मान लीजिए, या फिर लकड़ी का बुरादा कर लेते हैं और लकड़ी के बुरादे को लोहे के बुरादे के साथ मिला देते हैं। तो इनको कैसे अलग कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है निस्पंदन, क्रिस्टलीकरण, चुंबकीकरण या फिर आसवन। तो आप समझ पा रहे होंगे चुंबकीकरण। जैसे मान लीजिए कि हम लकड़ी का पाउडर ले लिए और लोहे का पाउडर ले लिए, बारीक बारीक दाना का, ठीक है, इनको मिला लिए। अगर हम कोई चुंबक इनके पास ले जाएंगे, इस पाउडर के पास, दोनों के मिलाए हुए पाउडर के पास, ठीक है, अगर इन दोनों के मिलाए हुए पाउडर के पास अगर हम लोहे का चुंबक लेके जाएंगे तो जो लोहे का पाउडर है वो इसमें चिपक जाएगा और लकड़ी का जो पाउडर है वो जो है वहाँ पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार चुंबकीकरण के द्वारा लोहे के बुरादे को विषमांगी मिश्रण से अलग किया जा सकता है चुंबकीकरण की तकनीकी के द्वारा। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस्टर की गंध किसके समान होती है। जो एस्टर होता है इसकी गंध किसके समान होती है। एस्टर ये
एक केमिकल है, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एस्टर की गंध किसके समान होती है? ऑप्शन आपका फूलों जैसी, फलों जैसी, या ईंधन जैसी, या तो मछली जैसी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो शायद कुछ ही लोगों को पता हो, क्योंकि इसकी जो गंध है वो फलों जैसी होती है, ठीक है। फल जो होते हैं उसकी जैसी गंध होती है किसकी? एस्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब दो निकाय संतुलन में होते हैं, यहाँ पता है एक थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ऊष्मीय संतुलन आएगा, ठीक है। जब दो पदार्थ ऊष्मीय संतुलन में हैं तो उनके बीच कौन सी राशि समान होगी? जब दो निकाय ऊष्मीय संतुलन में हैं तो उनके बीच कौन सी राशि समान होगी? ऑप्शन द्रव्यमान, आयतन, तापमान या घनत्व। तो आपका सही आंसर है इसका तापमान। जब दो निकाय ऊष्मीय संतुलन में होते हैं तो उनके बीच की जो राशि है तापमान वो समान होती है, तापमान बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तापमान में वृद्धि होने पर किसी पदार्थ के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? जब किसी हम पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो घनत्व में क्या परिवर्तन आएगा? पदार्थ का ताप बढ़ने पर घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा, कि कुछ नहीं होगा, कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो बढ़ता है कि घटता है, कि स्थिर रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो आपका जो आंसर है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, घटता है। जब किसी हम पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? घनत्व घटता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके एल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, एडवर्ड टेलर, या तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो आपका इसका सही आंसर आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर। ये ट्रेलर नहीं है, ये टेलर है, ठीक है, टेलर। एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जे थॉमसन ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, आपका प्रश्न है जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? क्या इन्होंने खोज किया था कि इनको नोबेल पुरस्कार दिए? ऑप्शन आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। तो आपको मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा कि जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। जो जे थॉमसन थे इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया का यूज करते हैं? ऑप्शन आसवन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन या फिर अपकेंद्रण। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि कपूर का, कि कपूर में ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे वो ठोस रहता है कपूर, आप देखे होंगे वाइट कलर का होता है ना, तो वो कपूर जो होता है उसको जब हम जलाते हैं तो डायरेक्ट वो गैस में चेंज होता है, ठीक है, लिक्विड में नहीं चेंज होता। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? आसवन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन या फिर अपकेंद्रण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। दोस्तों, ये था हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हम अगली वीडियो में इसके आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल वाला आइकन दबा के रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।